पोर्टल पर अप्लाई किया है, लेकिन उन्होंने मात्र 2.5 लाख लोगों को ही पेमेंट कर पाए थे। यानी कि जिसका मेंबरशिप मिला रजिस्ट्रेशन में, उन्हीं लोगों का पेमेंट किया गया, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है उन लोगों का पेमेंट नहीं किया गया है। और इसके लिए बहुत से टीवी चैनलों पर ये बात भी आ रही है कि मेंबरशिप में सुधार कराइए, मेंबरशिप को कराइए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जब सहारा के सभी जगह कार्यालय बंद हो चुके हैं, बंद करा दिए गए हैं, तो फिर वह मेंबरशिप कैसे दर्शाया जाएगा? क्योंकि जमा करने वाले लोग जिनको सर्टिफिकेट मिला है, जो गरीब गुरबे लोग हैं, ठेला रेहड़ी पर अपने सामानों को बेचने वाले लोग हैं, उन लोग कहाँ दौड़ेंगे और कैसे उस मेंबरशिप का फिर से रजिस्टर्ड कराएंगे? मेंबरशिप रजिस्टर्ड होगा नहीं होगा, ये कौन बतलाएगा? इसका उत्तरदायित्व कौन होगा? ये सारे चीजों को, इस सारे पहलुओं पर विचार करने का आज समय है, और तमाम लोगों को इस पर सोचने की भी जरूरत है कि ये मेंबरशिप आखिर क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं उसमें डाला गया। लेकिन कुछ और लोगों से भी बात करने पर यह भी बात सामने में आई है कि इस मेंबरशिप का जो वैलिडिटी रहता था वह 3 साल के लिए रहता था। तो क्या, तो मान लीजिए कि कुछ लोग 10 साल के लिए करा दिए और उनका पहला में मेंबरशिप आ गया, लेकिन उसके बाद में फिर यदि वो कराने गए हैं उसमें मेंबरशिप तो फिर चेंज हो गया है। तो वहाँ जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ही मेंबरशिप को देने का जगह दिया गया है। तो क्या इसमें भी क्या बहुत जगह सीआरसी की त्रुटि नहीं पाई गई है? उस तमाम त्रुटियों को दूर करके और फिर से सीआरसी यदि ये तीसरी बार आई सरकार यदि ईमानदारी पूर्वक सहारा जमाकर्ताओं का पैसा देना चाहती है, तो वह क्यों नहीं उन तमाम जो सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन कराता, और वहां के ऑफिसों से, सहारा के जो मेन कार्यालय है वहां से कराना चाहिए था, और उस आधार पर इन लोगों को पेमेंट करना चाहिए था। क्योंकि ये सब मेंबरशिप और ये तमाम चीज़ों की बात ये ऑफिशियली या अपनी रख रखाव के लिए करने की बात है। जनता तो ये सब चीज़ों नहीं देखती है। जनता तो ये देखा कि हम पैसा दिए और हमको सर्टिफिकेट दिया गया, हमारे नाम से सर्टिफिकेट दिया गया, हमारा जो रिसीविंग नंबर है या हमारे डिपॉजिट नंबर है वे आ गया। लेकिन अभी ये मेंबरशिप के लेकर के किसी का पैसा रोक देना, पैसा लेने में तो आपने घर आ करके उनके दुकान पर पहुंच करके पैसा लिए हैं, लेकिन जब पैसा वापस दिया जा रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैसा दिया जा रहा है, तो फिर इतना नखरा क्यों, इतना परेशानियां क्यों जो सहारा जमाकर्ताओं को झेलने के लिए दिया जा रहा है? इन तमाम बिंदुओं पर मेरा आग्रह होगा कि सरकार पुनः विचार करे और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर साफ साफ गाइडलाइन दे और तमाम लोगों को पेमेंट कराने की व्यवस्थाएं बनाई जाए। क्योंकि जनता त्राहिमाम है और जनता जो चाही थी सरकार बदल करके सरकार, नई सरकार लाने की, वह सरकार भी नहीं आई है। जनता के साथ भी ये नई सरकार ने चाहे जिस ढंग से धोखाधड़ी बोलिए या जैसे भी ये प्रकरण तोड़ मरोड़ या जिस ढंग से भी बना ली गई है, लेकिन जनता के प्रति उनको अपना उत्तरदायित्व तो दिखाना चाहिए और इन तमाम सहारा जमाकर्ताओं को पैसा दिलाने में अगर यह नई सरकार आगे आती है तो शायद ये हमारे 60 करोड़ जो सहारा जमा करता है उन तमाम की दुआएं भी सरकार के साथ रहेगी। लेकिन मैं जानता हूं कि यह सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान, राम मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा आगे की इनकी सोच ही नहीं है। क्योंकि इस सरकार की जो रवैया है, जो सोच है, ये अभी की जो कार्यकल्पों को देखा जा रहा है कि इस सरकार का 3 आदमी मुख्य कर्ता धर्ता बने हुए हैं। एक प्रधानमंत्री जी हैं जो लटकाने भटकाने के लिए और आपसी तालमेल बनाने के लिए उनको नियुक्त किया गया है प्रधान सेवक के रूप में, और एक गृह मंत्री जी हैं जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि ये किस ढंग से तोड़ मरोड़, जोर गठजोर और डरा धमकाकर ईडी सीबीआई ये तमाम लोगों को, इसलिए उनको फिर से गृह मंत्रालय दिया गया है ताकि पूर्ण बहुमत 272 की आंकड़ा भी लाया जाए। और इसके लिए सभी को मालूम ही है कि मोदी जी किस ढंग से और अमित शाह जी जो इनके साथ जितने लोग सटते हैं, जो जाते हैं इनके बगल में बैठते हैं और बाद में उनके साथ क्या क्या होता है, यहाँ तक लेकिन उनकी पार्टियां तक छीन दी जाती है, उनके नाम बदल दिए जाते हैं, नए कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिए जाते हैं और सबसे बड़ा आर्थिक
देख रेख करने के लिए, दिखाने के लिए तो हमारे तमाम मंत्री बनाए गए हैं, उसमें हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाए गए हैं, लेकिन एक्चुअल काम फाइनेंस का काम हमको लगता है कि ये मिस्टर अडानी ही देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कोई वक्तव्य नहीं आया कि देश की आर्थिक विकास कैसे होगा। लेकिन हमारे अडानी जी को 2-3 दिन पहले हुए बहुत अच्छी अपनी भाषण इंग्लिश में दिए हैं और वे बतलाए हैं कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्थाएं 29 तक ले आगे ले जाएंगे। इन तमाम बिंदुओं पर वे लोग आगे के कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब फिर लग रहा है कि ये एनडीए सरकार जो है ये मात्र 3 लोग ही चलाएंगे। एक तरफ अडानी जी रहेंगे जो अर्थव्यवस्था को देखेंगे, दूसरी तरफ गृह मंत्री जी रहेंगे जो देश में दंगा फसाद या जहां पर आग लगता है जो राज्यों में वहां उसको बुताने के काम नहीं करते हैं, लेकिन किस ढंग से पार्टी को तोड़ना है, मरोड़ करके वो अपने पार्टी में मिला लेना है, किसको डरा धमका करके चुनाव जितवा लेना है, और सारे कंस्टिट्यूएंसी को कैसे तमाम जितने भी संवैधानिक पद पर हमारे अफसरान बैठे हैं उनको कैसे डराया धमकाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ों में वह निपुण व्यक्ति है और प्रधानमंत्री जी की तो बात ही नहीं कुछ है, क्योंकि वे तो अवतारित पुरुष है। वे भगवान उनको इसी जनता को दुख दर्द देने के लिए ही भेजे हैं और अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनको दिन दुनी रात चौगुनी कैसे उनकी अर्थव्यवस्थाएं को बढ़ाया जाए, इस पर वे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। लेकिन फिर भी ये हमारे देश के रहनुमा हैं, हमारे देश के आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं। अडानी जी पर फिर भी मैं आगे बतलाऊंगा कि क्योंकि अभी ये सरकार जो नई अभी जो प्रक्रियाएं आई है, जैसे कि आप देखे हुए कि अभी वियतनाम में हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले जाते हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं और वहाँ पर भारत सरकार के सहयोग की बात रखते हैं, और उसके कुछ दिन ही बाद में अडानी जी भी वहीं वियतनाम पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के और कैसे शूटिंग करना है कि तमाम चीज़ें जाएगी भारत से और उसका सारा निराकरण करेंगे ये अडानी साहब। मोदी जी यहाँ से माल भेजेंगे और अडानी जी वहां पर सारे देख रेख करेंगे, और जो होगा वो इलेक्ट्रॉल बंड तो जाएगा नहीं, चंदा के रूप में मोदी जी के पास जाएगा, भाजपा के पास जाएगा, आरएसएस के पास जाएगा, और जो फायदा मुनाफे होगा वह अडानी की कंपनी और अभी विश्व के नंबर 1 उनको बनाने के लिए भी मोदी जी को फिर तीसरी बार आना पड़ गया है, और वह शायद 3 साल तक अगले 5 साल तक जा भी सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से नीतीश कुमार और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की जो रवैया है ये कब तक लेकर के इस बैसाखी के सरकार को खींच कर ले चलते हैं, ये भी देखना है जनता को, या फिर नई सरकार जिसके जनता ने जनादेश दिया है, और वह भी जनादेश राहुल गांधी जननायक राहुल गांधी जी के पक्ष में जनादेश दिया गया है, उनको लाया गया है, और इंडिया गवर्नमेंट बनाने का जनादेश था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को यदि जनादेश रहता हुए सत्ता में थे तो उनको 272 से ऊपर जनादेश मिलता, लेकिन उनको 272 जनता ने नहीं दे करके 240 पर सिमट दिया है, और वह भी 240 कैसे कैसे जीते हैं। जितने भी रिपोर्टें आ रही है महाराष्ट्र से लेकर के यूपी से लेकर के या अन्य राज्यों से कि किस ढंग से चंडीगढ़ पार्ट 2 को दोहराया गया है हर जगहों पर, और वहाँ के पीठासीन पदाधिकारी चुनाव अधिकारियों के मिलीभगत से, और चुनाव आयोग की तो बात ही निराला है। उन्होंने तो 3-4 चरण के चुनाव में ही वोटों की मात्राएं बढ़ा दी थी, जो कि मतदान पड़ा था कुछ, और वो जब वो अपने अनाउंसमेंट किए थे तो उसका दोनों में अंतर काफी आई थी, और 7वें चरण तक तो लोग बतला रहे हैं कि 4 करोड़ से 5 करोड़ तक मतों का हेर फेर किया गया है, और उसी का नतीजा है कि ये मोदी सरकार तीसरी बार आ गई है। नहीं तो ये मोदी जी 50 से 60 सीट यानी कि भाजपा 50 से 60 सीट पर सिमटने वाली थी, और इनका जो सहयोगी है वे लोग भी 15 से 20 सीटों पर ही सिमट जाने वाले थे। लेकिन यहाँ पर करामात हुआ है, और कुछ लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, प्रचा साहब का भी नाम आ रहा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी फरियाद लगाए हुए हैं। देखते हैं आगे क्या वहाँ से रिपोर्टें आती है, फिर आप लोगों के समक्ष आगे की बातें भी रखी जाएगी। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।